नमस्कार मित्रों, पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल के माध्यम से मैं डिफरेंट लॉ पॉइंट्स, लीगल पॉइंट्स को क्लियर कर रहा हूं। आज एक इम्पॉर्टेंट विषय, कब कोर्ट में कोई भी पक्षकार केस कैसे लगाता है और क्या उसकी प्रोसीजर हो सकती है, इस विषय पर मैं प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले जब कोई कानूनी समस्या किसी भी व्यक्ति के दिमाग में उत्पन्न होती है और वो ये सोचता है कि मैं इस मामले को न्यायालय तक ले जाऊंगा, इसको एक छोटे से उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति के सिर में या शरीर में कोई कष्ट या परेशानी उत्पन्न हुई, तो सबसे पहले वो किसी नियरेस्ट डॉक्टर या फिजिशियन से इसके बारे में संपर्क करेगा, ना कि किसी बड़े अस्पताल में जाकर ये कहेगा कि मेरे शरीर में फलानी तकलीफ है, आप मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। इसी तरह जब समस्या कोई भी उत्पन्न होती है तो इसका उपचार पाने के लिए वह किसी विधिक सलाहकार या एडवोकेट के पास जाता है और वह एडवोकेट को अपनी सारी समस्या, चाहे वो सिविल नेचर की हो, क्रिमिनल नेचर की हो, लेबर नेचर की हो, कंज्यूमर के नेचर की हो, फैमिली से संबंधित हो, जो भी समस्या उसको उत्पन्न हुई है और वो उसका निदान चाहता है और ये चाहता है कि न्यायालय में जाकर उसका उपचार या जो भी उसे अधिकार मिले हुए हैं, उसका हनन हुआ है, तो उसका विधिक उपचार न्यायालय के माध्यम से प्राप्त करे, तो वो सबसे पहले एडवोकेट या विधिक जो भी सलाहकार है उससे संपर्क करता है, उसे सारे तथ्य जाकर बताता है, समय लेता है। वकील साहब उसकी पूरी समस्या को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुनते हैं, उसका मनन करते हैं, पूरी समस्या, पूरे फैक्ट सुनते हैं, शांतिपूर्वक उन्हें नोट करते हैं। सारी समस्या वो व्यक्ति जब अपने वकील साहब को बताता है, उसके नोट्स बनाते हैं, मनन करते हैं कि इसको इस समस्या के लिए क्या किस तरह का उपचार उपलब्ध है। तो ये सबसे पहली समस्या उत्पन्न हुई, उसके विधिक उपचार के लिए वो अपने अधिवक्ता या कानूनी सलाहकार या एडवोकेट साहब के पास गया। उन्होंने पूरी समस्या इसकी समझी और उसको एक सारी समस्या का निदान किस तरह हो सकता है इस बारे में बतलाया। अब किसी भी व्यक्ति ने यदि मन में ये ठान लिया है कि मैं अपना मामला सीधा उच्च न्यायालय में ही लगाऊंगा, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में सीधा मामला ले जाने से उसका त्वरित निराकरण हो जाएगा, जल्दी उनको रिलीफ मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ह्यूज बैकलॉग इकट्ठा है और हर मामला सीधा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं ले जाया जा सकता। उसका कारण यह है कि नीचे के स्तर पर सिविल कोर्ट्स अप टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाए हुए हैं, कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए हुए हैं, लेबर डिस्प्यूट्स के लिए लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट बनाए हुए हैं। इसके अलावा आर्बिट्रेशन मैटर के लिए आर्बिट्रेशन का कोर्ट है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अथॉरिटी बनाई गई हैं, तथा किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकार से संबंधित कोई उल्लंघन हुए हैं तो मानवाधिकार आयोग है। अनेकों प्रकार की ये संस्थाएं बनाई गई हैं। तो इनमें जो भी रेमेडी उसको मिल सकती है, सबसे पहले वकील साहब उसकी सारी समस्या सुनेंगे और उसको पूरे नोट्स बनाने के बाद अपनी एडवाइस देंगे। अब प्रश्न उठता है कि कोई भी मामला जब ये तय हो गया या वकील साहब संतुष्ट हो गए, पक्षकार भी अपनी तैयारी और संतुष्ट हो गया कि उसे कोर्ट केस लगाना ही है, तो वकील साहब पूरे तथ्यों को समझने के बाद उसको राय देंगे, मशवरा देंगे, इस मामले का निदान फलानी कोर्ट में केस लगाने से हो सकता है। यदि व्यक्ति या पक्षकार संतुष्ट है तो वो अपना मामला वकील साहब से तैयार करवाएगा। इसके लिए जैसे कंज्यूमर से संबंधित मामला है, कोई हर्जाना वगैरह जो भी गुड्स डैमेजेस उसने परचेज किए हैं, कोई वारंटी आदि थी, वो उस नेचर का सामान नहीं निकला, तो वह कंज्यूमर फोरम में भी जा सकता है। सर्विस मैटर है तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यदि वहाँ है तो उसमें, या सर्विस मैटर है तो लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट आदि में भी जा सकता है। उसके लिए पूरे फैक्ट्स के साथ लॉ आदि भी वकील साहब देखते हैं, माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उस संबंध में क्या क्या फैसले हैं, पूरा मनन अध्ययन करने के बाद फिर वो उसका दावा तैयार करने की क्लाइंट से परमिशन ले लेते हैं और दावा ड्राफ्ट करते हैं। ड्राफ्टिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है और उसी के अनुसार किसी भी केस को तैयार किया जाता है। इसमें केस के ड्राफ्टिंग में सबसे पहला इम्पोर्टेंट अहम रोल होता है केस का कॉज टाइटल क्या है, इसके बाद उसकी बॉडी ऑफ द केस सेकंड पार्ट रहता है जिसमें ग्राउंड्स वगैरह
क्या क्या लिए गए हैं, ये सब लिखा जाता है। तीसरा प्रेयर क्लॉज होता है, जो एग्जैक्टली क्या रिलीफ वो चाहता है। ये सब ड्राफ्टिंग वकील साहब उसकी तैयार करेंगे और वो संबंधित न्यायालय में पक्षकार की मनमाफी कोर्ट में केस को न लगाते हुए वास्तव में कहाँ उसका जुरिस्डिक्शन है, कहाँ वो रिलीफ पा सकता है, किस अधिनियम के तहत उसका मामला लगेगा, क्या रिलीफ उसको मिल सकता है, सारी बातों का मनन अध्ययन अपने एक्सपीरियंस के आधार पर करने के बाद वो केस ड्राफ्ट करते हैं वकील साहब उसके, और वकील साहब संबंधित न्यायालय में उसका मामला लगा देते हैं। फिर वकील साहब ये भी देखते हैं कि क्या उस केस में उसके पहले कोई स्टेट्यूटरी नोटिस देने का प्रोविजन आवश्यक नहीं है, यदि है तो पहले नोटिस देंगे, या गवर्नमेंट आदि पार्टी है तो 80 CPC का नोटिस भी दे सकते हैं 2 महीने की, जिसमें म्याद अवधि दी गई है। तो ये सब व्यवस्थाएं देखने के बाद वकील साहब उसका केस मामला लगाते हैं। एक पुरानी मराठी कहावत है कि सयाना आदमी जहाँ तक होता है कोशिश ये करता है कि न्यायालय की सीढ़ी उसको न चढ़नी पड़े। इसका कारण यह है कि सामान्य पुराने लोग ये मानते थे कि न्यायालय में जाने से आदमी का समय बर्बाद होता है, उसके पैसे, इज्जत, सभी चीज में परेशानी आती है। तो जब तक अति आवश्यक नहीं होता था वो न्यायालय की शरण, जब तक कि उसकी कोई वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है, कोई ऐसा कारण नहीं बन गया है कि न्यायालय में कोर्ट में केस लगाए बिना उसे कोई रिलीफ नहीं मिल सकता है। अगर फैमिली मैटर है तो वकील साहब कोशिश करेंगे उससे पूरे फैक्ट्स, पति पत्नी में कोई विवाद है, कोई मीडिएशन हो सकता है, कोई उसके लिए काउंसलर हो सकता है, समझाने से अगर कोर्ट में जाने के पहले ही किसी तरह से विवाद का निराकरण हो सकता है तो उसको उस तरह की राय देंगे। मान लीजिए कोर्ट में केस लगाया, विपक्षी को कोर्ट ने उनका प्राइमा फेसी केस उचित पाते हुए नोटिस इशू किया, सामने वाले पक्ष ने अपना, जैसे वादी जवाब जो अपना प्लेंट पेश करता है, जिसको प्लेंटिव बोलते हैं वादी, वो अपना दावा न्यायालय में डालता है। उसके बाद कोर्ट दायरा रजिस्टर में केस रजिस्टर्ड करके सामने वाले जितने भी डिफेंडेंट्स हैं, प्रतिवादी हैं, उनको नोटिस जारी करता है। वो न्यायालय में उपस्थित होते हैं, चाहे वो स्वयं हो सकते हैं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उन्हें खड़ा करके अपना रिटन स्टेटमेंट पेश कर सकते हैं। दोनों में जो प्लीडिंग और रिटन स्टेटमेंट में विरोधाभास होते हैं उनके आधार पर इश्यूज फॉर्म होते हैं, इश्यूज फैक्ट और इश्यूज लॉ, इश्यूज ऑफ लॉ। ऑर्डर 14 रूल 5 CPC में इसका प्रोविजन दिया गया है। तो इस प्रकार फिर बाद में एविडेंस आती है, जिसमें ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है। वादी को अपना मामला सिविल में प्रमाणित करना है, उस पर प्रतिवादी और प्रतिवादीगण के अधिवक्ता जिरह करेंगे उनके गवाहों पर। जब उनकी एविडेंस क्लोज हो जाएगी तो प्रतिवादी अपनी साक्ष्य लाएगा, जिस पर वादी के अधिवक्ता जिरह करेंगे। इसके बाद दोनों की एविडेंस क्लोज होने के बाद मैटर आर्गुमेंट्स पर जाता है। दोनों पक्ष ओरल या डॉक्यूमेंट्री लिखित में दस्तावेज के साथ जो भी उनको आर्गुमेंट पेश करने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और मौखिक भी आर्गुमेंट्स करते हैं। उसके बाद केस राइप होकर रिजर्व फॉर जजमेंट लग जाता है। तो ये एक कोर्ट की मैंने एक सिंपल प्रोसीजर आपको बतलाई। न्यायालय जाने के पहले व्यक्ति अपने अधिवक्ता के माध्यम से, अधिवक्ता अत्यंत विद्वान होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उस केस की पूरी तैयारी करते हैं, तथा उनको कोर्ट ऑफिसर भी कहा जाता है। सारी लाइब्रेरी आदि में उनके सारी विधि की पुस्तकें रहती हैं। अध्ययन मनन के बाद वो उस निष्कर्ष पर यदि पहुंचते हैं, फेयर राय देते हैं, ना कि क्लाइंट को खुश करने के लिए, क्योंकि किसी भी केस में ये गारंटी नहीं है। अधिवक्ता का कार्य है कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो अपना कर्म करते हैं, न्यायालय के समक्ष सारे तथ्यों, विधि के विषयों को रखते हैं। उसके बाद आगे न्यायाधीश को देखना होता है कि उसमें वास्तव में क्या एविडेंस मामले को प्रमाणित करने के लिए आई है। वैध और विश्वसनीय साक्ष्य आ जाने के बाद यदि मामला प्रमाणित होता है तो उसमें वादी सफल भी हो सकता है सिविल केस में। अगर क्रिमिनल केस है तो बर्डन प्रोसिक्यूशन पर रहता है। तो ये सारी व्यवस्था कोर्ट केस के बारे में एक सिंपल शब्दों में मैंने आपको बतलाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि कोर्ट केस लगाने के पहले कोई भी व्यक्ति जो अपने माननीय अधिवक्ता से जो भी राय लेता है, यदि अधिवक्ता उसको ये राय देते हैं कि हाँ कोर्ट केस लगाना आवश्यक है, इसके बिना अन्य कोई उपचार आपको नहीं मिल पाएगा और फलाने अदालत में ही मामला ले जाना होगा, तो वो अपना मामला जो भी उसे विधिक उपचार प्राप्त करने हैं उसके लिए कोर्ट में लगा सकता है। तो ये साधारण भाषा में मैंने एक कोर्ट केस कब क्यों कैसे होगा इसके बारे में प्रक्रिया क्या निर्धारित है बताने का प्रयास किया। आशा करता हूं मित्रों
ये मेरा चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ अब तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें तथा अपने मित्र दोस्तों आदि को भी यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।